हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको जैसे ही पता है, हम आपको यूथ की जीएस बुक जो अभी लॉन्च हुई है 101 राउंड वाली प्रैक्टिस सेट की बुक, इसको हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमने इसके पहले 5 सेट आपको करवा दिया है, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों ओडोमीटर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का। और अगर आपसे पूछ ले गति मापने के लिए, तो गति मापने के लिए आपको याद रखना है स्पीडोमीटर का उपयोग हम करते हैं। और जो कंपास जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। दोस्तों, जहाज़ों की गति की वृद्धि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फैराडे का नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। दोस्तों, जब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P और फोकस के बीच में किसी बिंदु पर स्थित किसी F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये कहाँ निर्मित होगा? तो ये आभासी और सीधा निर्मित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अवतल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। दोस्तों, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये हमको बताना है कि आवर्धन कितना है। दोस्तों, हमको यहाँ जो दिया गया है U दिया गया है, कितना दिया गया है? 30। तो हम -30 लेंगे दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। V कितना दिया है दोस्तों हमको? -10। ठीक है, आवर्धन बराबर m बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है? V/U होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? V कितना है? 10 है, U कितना है? -30। इसको जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0, तो m का मान कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो दोस्तों, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को हम चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में वृद्धि करने के समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में वृद्धि करने पर चालक तार के प्रतिरोध में कमी आती है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगी ओम मीटर। ओम मीटर किसकी है? विद्युत प्रतिरोधकता। ओम किसकी है? प्रतिरोध की है। एम्पियर किसकी है? धारा की है। कूलाम किसकी है? आवेश की है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी जो है ये परिवर्तित करती है। ठीक है, बैटरी जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत बल्ब। और रेडियो जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बल को मापने के लिए कमानीदार तुला दोस्तों वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को या भार को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिस पर बल लगाने पर प्रसार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो दोस्तों वह ऊतक जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है ये है वसा ऊतक। वसा ऊतक जो है ये त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। वसा ऊतक जो है दोस्तों त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो दोस्तों केचुए का उपयोग हम किस में करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं। दोस्तों केचुए का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा जो होती है ये होती है 7.35 से 7.45। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के वितरण के लघुगणक को उस विलयन का हम पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा 7.35 से कितनी होती है, 7.45 होती है। अब कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान हम देख लेते हैं दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। रक्त का क्या होता है 7.3 से 7.5। लार की बात करें तो 6.5 से 7.5। दूध में कितना होता है 6.4 होता है। मानव मूत्र का 4.8 से 8.4। शराब की बात करें तो 2.8, 3.8, 2.8 से 3.8। सिरका की बात करें तो 2.4 से 3.4। नींबू की बात करें तो 2.2 से 2.4। ये सभी आपको याद रखना है पीएच मान। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणि खंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? दोस्तों ये बनती है नितंब अस्थि। नितंब अस्थि जो है इलियम, श्रोणि खंड और जघनास्थि के मेल से बनता है। मानव शरीर की नितंब अस्थि का निर्माण इलियम, श्रोणि खंड और जघनास्थि के मेल से होता है। ठीक है, यह अस्थि मानव शरीर के कूल्हे में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, कूल्हे में। यौवन के अंत तक इलियम, श्रोणि खंड और जघनास्थि का आपस में विलय हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नितंब अस्थि कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी के कारण होता है। दोस्तों बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन B1 की कमी से। सभी को हम देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन B1 में बेरी रोग होता है। विटामिन A की कमी से जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी रोग होता है। विटामिन C स्कर्वी या मुसलों का फूलना। विटामिन D रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्क में होता है विटामिन D की कमी से रोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से हमको होता है क्वासियोरकार। क्वासियोरकार जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। प्रोटीन ईंधन के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं तथा यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकार एवं मरास्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों बर्जेलियस ने 1838 में किया था। किसने किया था, बर्जेलियस ने 1838 में। निम्न से कौन जिम्नोस्पर्म है? दोस्तों जिम्नोस्पर्म होता है चिड़ जो है ये जिम्नोस्पर्म है। काई जो है दोस्तों ये क्या है, काई हमारा होता है ब्रायोफाइटा। आम क्या है, आवर्त बीजी है। चीड़ क्या है, अनावर्त बीजी है। और फर्न क्या है, रेडोफाइटा है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश। ये जो है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो रेशम जो है दोस्तों बाम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। किससे, बाम्बिक्स मोरी से। दोस्तों रेशम जो है बाम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से आरंभ हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि रेशम का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो चीन से प्रारंभ हुआ था। भारत रेशम की सभी वाणिज्यिक किस्में मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी एवं मूंगा उत्पादित करने वाला एकमात्र देश है। जो भारत है दोस्तों हमारा, ये रेशम की सभी वाणिज्यिक किस्में जिसमें मलबरी हो गया, ट्रॉपिकल टसर हो गया, ऑक्टसर हो गया, ईरी हो गया, मूंगा, ये उत्पादित करने वाला एकमात्र देश है हमारा देश भारत। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था।
केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसे? केचुए को। ये पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों के लिए खाद का काम करती है। केचुआ कृषि योग्य भूमि में प्रतिवर्ष 1 से 5 mm मोटी सतह का निर्माण करते हैं। इससे भूमि की जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा फसल के लिए मृदा जलवायु अनुकूल बनी रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? दोस्तों लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों लोहे में जब जंग लगेगा तो दोबारा हम उसको लोहे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मतलब हमको नया पदार्थ मिल रहा है, नए से हम पुराने में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य उदाहरण क्या है? दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा तत्व न तो धातु है और ना ही अधातु है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है दोस्तों ना तो धातु है और ना ही अधातु है, अर्थात यह एक क्या है? यह एक उपधातु है। कौन? जर्मेनियम। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और आर्सेनिक। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो न्यूट्रिनो जो है दोस्तों ये विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है। दोस्तों न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 में पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकी विधि फर्मी ने 1934 में बतलाया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके खालिस्तान के बराबर होती है, डैश के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत क्या होता है? P होता है तथा परमाणु संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 और 5 होती है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस 15वें वर्ग में रखा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, अर्थात इसके संयोजक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम जो होता है सबसे पीएच मान वो होता है नींबू के रस का। ठीक है, पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक होता है क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। रक्त का 7.4, सिरके का 3 होता है, दूध का 6.4 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो दोस्तों ताम्र अयस्क जो है ये मेकालाइट जो है एक ताम्र अयस्क है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क देख लेते हैं। ताम्र अयस्क कौन कौन से हैं? मेकालाइट, क्यूपराइट, कापर, पायराइट। आयरन की बात करें तो लिम्नानाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट। जिंक की बात करें तो जिंकाइट, केलामाइन, जिंक प्लेट, ये किसके हैं? जिंक के। सोडियम की बात करें तो साधारण नमक, चीली, साल्ट पीटर, बोरेक्स, ये जो है नमक के या सोडियम के अयस्क है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।